स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। हम लोग यूनिटेरिया के सेट को देख रहे थे वॉल्यूम 2, जिसमें आपका पहला और दूसरा नंबर सेट हो चुका था। आज हम लोग तीसरा नंबर सेट को बनाएंगे। तो देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले इससे समानुपाती होते हैं। तो ये किसके समानुपाती होते हैं? तो बल के समानुपाती होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, ये आपका न्यूटन के द्वितीय नियम से पूछा गया है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल का क्या होता है? समानुपाती है। तो यह कौन सा नियम है? न्यूटन के द्वितीय नियम से बताया गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ ए। क्या होता है? सॉरी क्या होता है आपका? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए होता है। क्या होता है? एफ बराबर एम ए। जहाँ पर एफ क्या हो जाता है आपका? फोर्स हो जाता है। एम क्या हो जाता है आपका? मास हो जाता है, द्रव्यमान। और ये क्या होता है? एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण हो जाता है। अगर बात किया जाए तो भौतिक का पिता, भौतिक का पिता किनको कहा जाता है? तो भौतिक का पिता न्यूटन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? न्यूटन को। भौतिक का पिता न्यूटन को कहा जाता है। इनका एक पुस्तक आया था, जो कब आया था? 1687 में। कब आया था? 1687 में। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। तभी तक हम लोग क्या क्या जाने, तो आप जो क्वेश्चन पूछा था कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगने वाले बल का क्या होता है? समानुपाती होता है। भौतिक का पिता किनको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन का एक पुस्तक था जो 1687 में आया था, उस पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। अगर बात किया जाए न्यूटन के प्रथम नियम का, तो न्यूटन के प्रथम नियम को किस किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो का नियम। इसी को ही क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम या उसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। अगर आपसे पूछ दे कि न्यूटन का प्रथम नियम को किस किस नाम से जाना जाता है, तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। प्रथम से क्या चीज की परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा। बल की परिभाषा किससे मिलता है? प्रथम नियम से। तो बल की परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है। अब हम लोग जान लेते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजक प्राप्त होती है। क्या होती है? बल का व्यंजक। तो बल का व्यंजक कहाँ से प्राप्त होती है? द्वितीय नियम से। तो देखिए, भौतिक का पिता न्यूटन को कहा जाता, प्रथम में आपका गैलीलियो। प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, वहीं द्वितीय नियम से क्या चीज की परिभाषा मिलती है? बल का व्यंजक का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में औसत्य कथन क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह तो सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है। यह भी सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति क्या होती है? बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती जी, यह अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश पहुंचती है तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो हम लोग क्या देखे, क्वेश्चन था कि प्रकाश के संबंध में सत्य कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होती है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम। ये आपका बीपीएससी में भी पूछा गया इस क्वेश्चन को कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। अगर आपसे पूछिए प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। वहीं आपसे पूछ दे कि ध्वनि कैसी आपका है, तो यह अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी है आपका? अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। यहीं पे प्रकाश के कुछ देखेंगे कनिका मॉडल। प्रकाश के कनिका मॉडल किन्होंने दिया था? दरकाते ने। किन्होंने दिया था? दरकाते ने। तो प्रकाश के कनिका मॉडल दरकाते ने कब दिया था? 1637 में। प्रकाश के कनिका मॉडल को दरकाते ने कब दिया था? 1637 में। उसके बाद अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात किया जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो यह
आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। वहीं रमन प्रभाव की बात करेंगे तो रमन प्रभाव किनके द्वारा दिया गया था? यह सीवी रमन के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 28 फरवरी 1928। इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता? विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता। तो क्या क्या देखें कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। प्रकाश को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो प्रकाश भी कैसी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग होगी। रमन प्रभाव की खोज किनके द्वारा किया जाता है? सीवी रमन के द्वारा। कब किया गया? 28 फरवरी 1928 को किया गया। इसीलिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। वहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात किया जाए तो इसकी खोज किनके द्वारा किया जाता? आइंस्टीन के द्वारा। वहीं प्रकाश के कणिका मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? दरकाते के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1637 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। अब जान लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ होता क्या है। तो अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते। क्या हो जाती है? चुंबकीय हो जाते हैं। उसी का एग्जाम्पल आपका एल्युमिनियम हो जाता है। तो क्या देखिए इसकी परिभाषा, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती। क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? यहाँ पे कमजोर। इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया कि अनुचुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। उसी को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। वहीं कोई वस्तु आपका ऊंचाई पर अवस्थित रहेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें केवल क्या पाई जाती है? तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा पाई जाती। क्या पाए जाते? जब वह महत्तम ऊंचाई पर होगी। हम पूछे कि जब महत्तम ऊंचाई पर होगी तो वहां पे क्या पाया जाएगा? केवल और केवल क्या पाई जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? स्थितिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं पर हम लोग ऊर्जा संरक्षण की बात करें, क्योंकि ऊर्जा से चर्चा हो रही है, तो ऊर्जा संरक्षण की बात किया जाए तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। केवल क्या हो सकता है? केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है? परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सा सिद्धांत करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही उसका क्षरण होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? उसका हस्तांतरण होता है। उसी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे 5 क्या पूछ रहा है कि एक्स किरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। तो कौन सा कथन सही है? इसमें सही निकालना है तो यह गलत है। विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या होती है? नहीं होती है।
तीसरा कार्य चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही द्वारा विक्षेपित होती है। तीसरा कार्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे देखे होंगे कि उत्तर से दक्षिण दिशा में जो आपको मैग्नेट इधर निकलते रहता हुआ आपका कहीं एक दूसरे को क्या करता? प्रतिच्छेद नहीं करती है। कहीं पर वो क्या होता? प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि चुंबकीय बल रेखा के गुणों के संबंध में सही कथन कौन है? तो बल की चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अभी जस्ट क्वेश्चन आपको पीछे बताए कि यह कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। उत्तरी छोर से निकल के दक्षिणी छोर पे चले जाती है और यह कहीं एक दूसरे को क्या करती है? आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यह कहीं पे देखेंगे यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है? बल की चुंबकीय रेखा कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यह ऑप्शन आपका क्या है? सही है। वे ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। यह उल्टा दिया हुआ है जी। यह ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक नहीं होती, ध्रुवों पर अधिक होती है। अधिक अगर पूछा जाए तो कहां पे हो जाएगा? ध्रुव पर होती है। और कम कहां पे होती है? भूमध्य रेखा पर। कम कहां पे होती है? भूमध्य रेखा में। तीसरा क्या कह रहा है? चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पे जाती है। सही बात है। दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर कहां पे जाती है? उत्तरी ध्रुव से। फिर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये ऐसा क्रम इसका चलते रहता है। बल की चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर निरंतर वक्र में बंद होती है। देख रहे हैं यहाँ पे यह क्या आपका निरंतर क्या है? आपका ये पूरी तरह से बंद है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो केवल कौन गलत था? 2 नंबर। कौन ऑप्शन बन जाएगा आपका? 1 और 4 हो जाएगा। अच्छा, तीसरा में क्या करा था? चुंबकीय बल रेखा दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। नहीं जी, समाप्त तो बात नहीं हो जाएगा। इसमें 1 और क्या बन जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक बार पुनः देख। अच्छा अच्छा, तो इसमें 1 और कौन हो गया आपका? 4, ऑप्शन नंबर सी हो गया। दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था? नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन होता है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या कहा जाता है? K2Cr2 और क्या है आपका? O2। इसी को क्या कहा जाता है? आपका पोटासियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। पोटासियम डाइक्रोमेट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका पूरा चमकदार और यह कैसा होता है? लाल और नारंगी कलर का होता है। यह कैसा होता है? नारंगी कलर को। इसीलिए जो फूंक मारने के लिए बोला जाता है चालकों से, ताकि क्या होती है? वह कलर उसमें जल्दी से दिख जाता है। तो नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए आपका श्वास विश्लेषण परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो K2Cr2O2 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपका चमकीले एवं नारंगी कलर का अर्थात चमकीला कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आएंगे 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें। एक में दिया है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होती है। तो नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री से नीचे तापमान क्या होती है? प्राप्त होती है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देती है। निम्न संदर्भ में कौन सा सही है? तो नमक बर्फ के हिमांक को क्या करते हैं? हिमांक को बढ़ाता नहीं है, यह क्वथनांक को बढ़ाता है। क्या चीज को बढ़ाता है? यह क्वथनांक को बढ़ाता है। हिमांक को तो घटाता है। हिमांक को क्या करता है? घटाता। अगर किसी भी चीज में अगर अशुद्धि मिला दी जाए, अगर देख रहे थे नमक के बर्फ में अगर अशुद्धि मिला देंगे तो हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जबकि आपका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपका कारण यहाँ पे गलत दिया हुआ है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होती है। तो केवल क्या हो जाएगा इसमें?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। कारण क्या देखिए, क्योंकि यहाँ पे हिमांक बढ़ता हुआ दिया है, लेकिन जबकि हिमांक यहाँ पे क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, और क्वथनांक क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में हो जाएगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका कैलकुलेशन होता है, इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ता है, जो कि क्लास में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, माउंट बेटन योजना, सॉरी 10 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 क्या कह रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। परमाणु अविनाशी है। यस यार सही है जी, परमाणु हमेशा अविनाशी ही होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा कण कौन होता है, परमाणु होता है। जबकि आप इसके बारे में भी पढ़े हैं, सबसे छोटा से छोटा कण को ही क्या कहा गया, परमाणु। सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में से समान होती है, क्या नहीं है जी, सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में से समान हमेशा नहीं होती है, कोई छोटा बड़ा हर तरह का होते रहता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, सभी पदार्थ क्या होती है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार वेश के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको आरबीसी और आरबीआई और बीआरबी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में से सही है। यह कड़वा होता एवं नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्षार की बात करें तो यह क्षार तो यह सही है कि यह कड़वा होता है। क्षार कैसा होती है आपकी, कड़वा होती है। और वहीं आपका अम्ल के बारे में पूछा जाए तो अम्ल कैसा होता है आपका, यह आपका खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होती है, जबकि क्षार अम्ल में क्षार कैसा होता है आपका, कड़वा होता है, बेस जिसको कहते हैं। तो यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को क्या करता है, नीले में बदल देता है। तो लाल लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में। कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लाल लिटमस को किस में बदलता है, या देखिए यह आपका क्या होता है, कड़वा होता है। जो क्षार होती है, क्षार कैसा होता है, कड़वा होती है। यहां तक तो ऑप्शन पहला में भी सही दिया था, लेकिन नीले लिटमस को वह लाल नहीं करता, लाल लिटमस को क्या करता, नीला करता। और नीले लिटमस को लाल करने का कार्य कौन करती है, तो वह अम्ल करता है। कौन करता है, अम्ल करता है। नीले लिटमस को लाल करने का काम कौन करता है, अम्ल करता है। जबकि लाल लिटमस को नीला करने का कार्य कौन करती है, आपका क्षार करती है। जो क्षार स्वाद में कैसा होती है, कड़वा होती है। कैसी होती है, कड़वा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे मिलान करने को दिया है। इसमें एस्केरिस के बारे में कह रहा है। एस्केरिस किसके कारण होती है, तो यह जंतु और संघ को मिलान करना है। एस्केरिस का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सूत्रकृमि संघ अर्थात नीमोडोटा हो जाएगा। वहीं मलेरिया परजीवी की बात करेंगे तो या इसमें किस में आ जाएगा, प्रोटोजोआ में आ जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं, आपको मलेरिया किसके कारण होती है, परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो वही उसके संघ को मिलाने के लिए कहा। घरेलू मक्खी की बात करेंगे तो यह किस में आ जाएगा, ऑर्थोपोडा। घरेलू मक्खी किस संघ में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। गाय की बात करेंगे, गाय किस में आता है आपका, यह स्तनधारी वर्ग अर्थात मेमेलिया में आता है। किस में आता है, मेमेलिया। उसके संघ से मिलान करने को दिया गया था। एस्केरिस की बात करें तो यह आपका नीमोडोटा में आता है, सूत्र आपका सूत्रकृमि संघ में आता है। वहीं मलेरिया की बात करेंगे, मलेरिया कौन सी संघ में आती है, तो प्रोटोजोआ था परजीवी संघ में आता है। वहीं आपको घरेलू मक्खी की बात करें तो घरेलू मक्खी का आपका कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोपोडा संघ में इसको रखा गया है। घरेलू मक्खी को किस में रखा गया, ऑर्थोपोडा में। और गाय किस में आ जाता है आपका, मेमेलिया वर्ग में आ जाता है। किस में आ जाता है, मेमेलिया स्तनपायी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, किस कारण से ईथर थोड़ी सी मात्रा में हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। यह वाष्पीकरण के कारण क्या होती है, वाष्पीकरण के कारण।
हथेली पर जैसे ही आपको ईथर डाला जाता है, कारण क्या होती है कि हाथ का टेम्परेचर अधिक होती है, हाथ का क्या होती है, टेम्परेचर अधिक होती है, और ईथर का क्वथनांक अर्थात इसका क्या होती है, यह बहुत ही ठंडा होती है। और ठंडा होने के कारण क्या होती है, हाथ पे जैसे ही पड़ेगा वह वाष्पीकृत होने लगता है। क्या होने लगता है, वाष्पीकृत होने लगता है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस कारण से ईथर में थोड़ी सी मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, तो किसके कारण होती है, वाष्पीकरण के कारण होती है। अगर ईथर की उपयोग की बात किया जाए तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इत्र बनाने में। तो इत्र इत्र बनाने में भी किया जाता है, सफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और दवाई में भी प्रयोग किया जाता है। इत्र का प्रयोग इत्र और सफाई एवं दवाई में भी किया जाता है। हम लोग क्या क्या देखें कि जैसे ही अगर ईथर आपके हाथ पे डाला दिया जाए तो हाथ क्या होती है कि हाथ की टेम्परेचर अधिक होती है, जिसके कारण ईथर डालने पर वह क्या करने लगता है, वाष्पीकरण करने लगता है, वेपराइजेशन होने लगता है, जिसके कारण क्या होती है, हाथ को ठंडक महसूस होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे फैन के नीचे आप लोग बैठते हैं तो आप पसीने से भीगे हुए रहते हैं, और जैसे ही आप पे फैन चलता है तो क्या होता है, पसीना सूखने के कारण ठंडक महसूस होती है। तो उसी तरह ईथर डालने पर यह क्या होती है, वाष्पीकृत होने लगती है, जिसके कारण क्या होती है, मनुष्य को ठंडक महसूस होती है। वहीं देखिए ईथर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो इत्र में किया जाता है, सफाई में भी किया जाता है, और दवाई में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन आपसे 14 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरुआत होती है और पूर्ण होती है। जी, शुरू कहाँ से होती है, तो यह मुख से होती है, और अंत कहाँ पे होती है, छोटी आंत में। आप लोग जानते हैं कि आपका जो पाचन अवस्था है वो कितनी अवस्था से गुजरती है, 5 अवस्था। मनुष्य में जो पाचन की अवस्था है कितनी अवस्था से गुजरती है, 5 अवस्था। वह कौन कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा भोजन का अंतःग्रहण। अगर भोजन का अंतःग्रहण की बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण का मतलब क्या हुआ, जैसे भोजन को मुख में लेना, उसी को क्या कहा जाता, भोजन का अंतःग्रहण। उसके बाद क्या होगा, पाचन होगा। उसके बाद अवशोषण होगा, उसी का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण होने के बाद उसका क्या होगा, चौथा स्थान पे स्वांगीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण होगा। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, मल परित्याग होगा। क्या होगा, मल परित्याग होगा। तो भोजन को मुख में लेना ही क्या कहलाता है, भोजन का अंतःग्रहण कहलाता है। उसके बाद पाचन होगी, पाचन की क्रियाएं होती है। उसके बाद अवशोषण होती है, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, और लास्ट में मल परित्याग होती है। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या देखे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख से शुरू होती है और छोटी आंत में समाप्त होती है। अगर बात किया जाए छोटी आंत की, तो पिछले क्लास में भी देखे थे छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला कौन होता है आपका, ड्यूडेनम। क्या होती है आपका, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है जी, पहला क्या होता है, ड्यूडेनम। दूसरा क्या होती है, जेजुनम। जेजुनम दूसरा क्या होती है, जेजुनम होती है। तीसरा कौन होती है, इलियम होती है। तीसरा क्या होती है, इलियम होती है। तो हम लोग क्या देखें कि छोटी आंत की कितनी भाग होती है, 3 भाग। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा कौन होता है, जेजुनम, तीसरा होती है इलियम। तो छोटी आंत की 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। वहीं अगर आपको ऑप्शन में बड़ी आंत की भी चर्चा हो रही है, तो बड़ी आंत के भी कई भाग होते हैं, जिसमें पहला कौन आ जाएगा, सीकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीकम। पहला को सीकम कहा जाता है, दूसरे को क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलन। वहीं तीसरा आ जाएगा मलाशय। तीसरा कौन हो जाएगा, मलाशय आ जाएगा। तीसरा कौन आ जाएगा, मलाशय। और लास्ट में क्या हो जाता है, या गुदा द्वार। क्या हो जाएगा, गुदा नालिका हो जाएगा, या गुदा द्वार भी कह सकते हैं, जहां से मल परित्याग होती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि छोटी आंत का जो इलियम वाला पार्ट है वह बड़ी आंत के किससे जुड़ा हुआ होता है, सीकम से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, सीकम। तो छोटी आंत की सबसे अंतिम पार्ट कौन सा है, इलियम। छोटी आंत की सबसे अंतिम पार्ट है इलियम, और इलियम से ही कौन जुड़ा होता है, सीकम। तो छोटी आंत के 3 पार्ट होती है। सबसे पहले पार्ट ड्यूडेनम, दूसरे को जेजुनम, और तीसरा को इलियम कहा जाता। और इलियम से ही बड़ी आंत का कौन सी पार्ट जुड़ा होता है, सीकम। सीकम के बाद कोलन, कोलन के बाद मलाशय, अब मलाशय के बाद क्या आ जाता, गुदा नालिका या गुदा द्वार कहा जाता।
अगर आमाशय की बात करेंगे तो आमाशय ग्रंथि, ऑप्शन में आपका दिया हुआ आमाशय के बारे में, तो आमाशय में भोजन कितना देर तक रहता है? 4 घंटा। आप जो भोजन करते हैं उसका कितना देर तक आमाशय में रहता है? 4 घंटे तक रहता है। यहीं पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता? पाइलोरिक ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता? पाइलोरिक ग्रंथि कहा जाता है, जिससे आपका जठर रस निकलता है। तो पाइलोरिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। जीएस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से लेकर आपका 3.5 के आसपास होती है। तो हम लोग क्या देखिए, आमाशय, आमाशय आमाशय में भोजन कितना देर तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसके नाम है पाइलोरी ग्रंथि। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पाइलोरी ग्रंथि पाई जाती है। और पाइलोरी ग्रंथि से एक रस निकलती है जिसको क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा। यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का चैप्टर आता है। तो इसमें कह रहा है खाद्य श्रृंखला है स्वपोषी जीवों के बीच में संबंध, दो जीवों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य हस्तांतरण। तो इसमें क्या होता है? एक जीवों से दूसरे जीवों में क्या होती है? खाद्य का स्थानांतरण होती है। जैसे देखे होंगे, पहले पेड़ होता है, पेड़ पे डिपेंड कौन होता है? मानव भी होता है, जीव जंतु भी होता है, और कई जानवर और या कैसे जीव जंतु होती है जो उसका भक्षण करके उस पर वह डिपेंड रहता है। तो यह क्या होती है? एक पूरी तरह से श्रृंखला में चलती रहती है। तो इसी को खाद्य जाल कहा जाता है। तो एक जीव दूसरे जीव पर क्या रहती है? आपकी भोजन के लिए स्थानांतरित होती है। जैसे क्या देखे, पेड़ पे डिपेंड कौन हुआ? मानव भी होता है, कई पशु पक्षी भी होते हैं। उसके बाद उसको खाने वाले, जैसे कि बकरी को ले ले, बकरी को खाने वाले दूसरे कौन हो जाते हैं? मनुष्य वगैरह हो जाते हैं। तो वह उस पर डिपेंड हो गया। तो यह पूरी तरह खाद्य श्रृंखला हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का स्थानांतरण करना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो यह निगलने में मदद करता है जी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांत में सांप रखती है, यह होठ तथा जीवा की गति को अनुकूलित बनाकर बोलने में मदद करते हैं। यह शरीर की आरबीसी को वृद्धि करने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी लार आपका सलेवरी ग्रैंड की बात किया जाए तो हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती। मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती। एक आपकी जिह्वा के दोनों साइड पाई जाती, एक कान के पास पाई जाती, और एक कहाँ पाई जाती? जावड़े के पास। तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक जिह्वा के पास होती है, एक आपको क्या होती है? जीवा के पास, एक दोनों कानों के बीच हो गया, एक जबड़े के बीच होता है। तो यह शरीर के आरबीसी को वृद्धि करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, जिसी को क्या कहा जाता है जी? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसी को क्या कहा जाता? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सी कार्य नहीं हो सके? तो इसमें क्या होगा? आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या होगा? इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन क्या क्या होगा? ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। किन्होंने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था? 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। वहीं इसका नामकरण किन्होंने किया था? तो नामकरण इसका बेंडा ने किया था। किन्होंने किया था? बेंडा ने किया था। तो क्या देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण किन्होंने किया था? तो बेंडा ने किया था। किन्होंने किया था? बेंडा ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि
डेसिमल से बाइनरी की संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाते हैं? क्या कहलाती है? यह एनकोडर कहलाती है। डेसिमल से बाइनरी की संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? एनकोडर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है थायमिन किस विटामिन की रासायनिक नाम है? यह विटामिन B1 का है जी। रेटिनॉल की बात करेंगे तो रेटिनॉल कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो थायमिन की चर्चा हो रही है, थायमिन किसके बारे में चर्चा कर रही है? विटामिन B1। तो थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1। अगर विटामिन की बात आ रही है तो विटामिन आपका विटामिन की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो विटामिन की खोज किया गया था फंक के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा। कब किया गया था? 1912। तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा कब किया जाता? 1912 में किया जाता है। अगर विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। B1 को कहेंगे तो विटामिन B1 क्या हो गया? थायमिन हो गया। विटामिन B2 की बात करेंगे, इसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन कहा जाता है। चलेंगे इस तरह से तो बहुत सारा आपका आता है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलेगा। तो थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम आता है? तो विटामिन B1 का आता है। विटामिन की खोज किनके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था। कब? 1912 में। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा? बी और सी होगा। वहीं वसा में घुलनशील की बात किया जाए तो वसा में घुलनशील कौन कौन होता है? एडेक, ADEK। जितना विटामिन बचा हुआ सब किसमें घुलनशील होती है? तो वो आपका किसमें घुलनशील होती है? वसा में। तो जल में घुलनशील बी और सी होता है। वसा में कौन होता है? ADEK। ये सब किसमें होता है? वसा में घुलनशील होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो कहाँ पे है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो इंडोनेशिया के कौन सा द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित है। कौन सा द्वीप पर है? जावा द्वीप। अगर आपसे यह भी पूछ ले तो जावा द्वीप कहाँ पे आया? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर क्या पाया जाता? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर अवस्थित है जी। अगर बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है कि प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे, किनके बीच लड़ा? या रोमर और किसके बीच हुआ था? रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। प्यूनिक युद्ध आपका कब हुआ था? ये आपका तो अगर इसकी ईस्वी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 264 ईसा पूर्व से लेकर 146 ईसा पूर्व। 146 ईसा पूर्व। तो क्या देखिए कि आपका प्यूनिक युद्ध कब होता है? 264 ईसा पूर्व से लेकर 146 ईसा पूर्व। कई युद्ध लड़ा गया था, इसमें 3-4 युद्ध आता है। तो इसमें हमको एक लोग देखिए 264 से 146 ईसा पूर्व में रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुआ है? यह कुरनूल से प्राप्त हुआ। किससे हुआ है? कुरनूल से। तो निम्नलिखित में से राग का साक्ष्य कहां से मिला है? कुरनूल से। अब राग का मिलने से यह अनुमान आप लोग भी लगा सकते हैं कि अगर राग मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आग का आविष्कार हो चुका था। तो आग का आविष्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आग का आविष्कार कौन सी काल में हो जाएगा? पाषाण काल में हो जाएगी। कौन सी काल में हो जाएगी? पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में किसकी आविष्कार हो जाएगा? आग का आविष्कार हो जाएगा। क्योंकि कुरनूल के गुफा से क्या मिला है? राख का प्रमाण मिला है। क्या चीज का प्रमाण मिला है? राख का। भीमबेटका की बात करेंगे, यह शैल चित्र के लिए जाना जाता है। भीमबेटका किसके लिए जाना जाता है? शैल चित्र के लिए जाना जाता है। यह आपका कहाँ पे पड़ता है जी? मध्य प्रदेश के रायसेन आपके पड़ता है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में।
तो भीमबेटका कहाँ का हो गया आपका? मध्य प्रदेश का हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हड़प्पा किसके नदी? रावी नदी के तट पर बसा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? रावी नदी। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका सरस्वती की चर्चा कर रही है। तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़े थे। ऋग्वेद, वेदों की संख्या 4 है जी। उसमें आपका सबसे पहला वेद कौन आता है? ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किनको माना गया है? तो वह सरस्वती को माना गया। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किनको माना गया? सरस्वती को माना गया। वहीं ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितना बार हुआ है? गंगा का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है। यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ? यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया। यमुना का उल्लेख कितना बार किया गया? 3 बार। और सबसे ज्यादा उल्लेख किसका किया गया? सिंधु नदी का किया गया। किनका किया गया? सिंधु का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है। तो हम लोग क्या देखिए? ऋग्वेद, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किनको माना गया? सरस्वती को माना गया। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किनको माना जाता है? सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। गंगा का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो गंगा का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितना बार है? 3 बार है। और सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया? सिंधु नदी की बात किया गया है। अगर सिंधु नदी की बात पूछा जाए, सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर क्या बसा हुआ है? मोहनजोदाड़ो। क्या बसा हुआ है? मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु नदी के तट पर आपका मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है। वहीं ब्यास की बात करें तो ब्यास की आपका पुराना नाम क्या था? विपाशा। ब्यास का पुराना नाम क्या था जी? विपाशा था। क्या क्या देखिए, सिंधु के तट पर कौन बसा हुआ? मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है। वहीं आपका ब्यास के पुराना नाम क्या था? आपका विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशी के लिए युद्ध लड़े जाते थे। यह तो सही है जी, गाय बैल के लिए तो ही युद्ध होता था। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती हैं, यह भी सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई भी स्थानीय सेना नहीं होती था। यह भी उस समय अगर रहता तो कभी काल आजाद हो गए रहते। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था। नहीं जी, सरदार में और पुरोहित में नहीं बांटा जाता था, यह राजाओं को दिया जाता। तो इस काल में मवेशी के लिए युद्ध लड़े गए। तो ऋग्वेदिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चलेंगे थोड़ा सा हम लोग वेद के बारे में देख लेंगे। अगर वेद की चर्चा किया जाए तो टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन वेद है? तो पहला हो जाएगा ऋग्वेद जी। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा आपका? यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है। तीसरा वेद कौन सा आपका? सामवेद। तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद है। और चौथा वेद की बात करें तो कौन है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। तो हम लोग क्या देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के पठनकर्ता को क्या कहा जाता? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पठनकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। यजुर्वेद के पठनकर्ता को क्या कहा जाता? उद्दात्री कहा जाता। क्या कहा जाता? सॉरी, अधर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अधर्यु कहा जाता है जी। इसको अधर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। सामवेद के पठनकर्ता को उद्दात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता? उद्दात्री कहा जाता। और अथर्ववेद के पठनकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता? ब्रह्मा। तो क्या देखिए, ऋग्वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के पठनकर्ता को होत्री, यजुर्वेद के पठनकर्ता को अधर्यु, सामवेद के पठनकर्ता को उद्रात्री और अथर्ववेद के पठनकर्ता को क्या कहा जाता? ब्रह्मा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद, जिसे जादू टोना का प्रमाण मिलता है। तो सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है कि मौर्य प्रशासन के जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों का नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे।
मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी शामिल की गई। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना अर्थात भेंट दिया करता था। तीनों सही है जी। पहला कह रहा था कि मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों का नियंत्रण करता था। दूसरा, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला व उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी थी, यह भी सही है। प्रांतों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों के नजराना अर्थात वहां के अधिकारियों को नजराना अर्थात भेंट दिया करता था। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अब अगर मौर्य वंश की चर्चा कर लें तो मौर्य वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? मौर्य वंश की स्थापना आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। यह गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त के बाद दूसरा कौन आता? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार होता है, जिसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। यह गद्दी पर बैठा 298 ईसा पूर्व में। गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। तीसरा जो महान शासक हुआ जिनका नाम क्या था? अशोक। जिनका नाम क्या हुआ? अशोक। अशोक गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। अगर मौर्य वंश के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश टोटल कितना वर्ष तक चला था? 137 वर्ष तक चला था। कितना वर्ष तक चला था? 137 वर्ष। वहीं अंतिम राजा पूछ दे तो कौन हो जाएगा? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। और अंततः 185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर गद्दी पर कौन बैठा? पुष्यमित्र शुंग। कौन आ जाता? पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने क्या चीज की स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना किया। कौन सी वंश की स्थापना किया? शुंग वंश। तो शुंग वंश की नींव किन्होंने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कब डाला था? 185 ईसा पूर्व में। क्या देखिए क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठता? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जिनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। वह गद्दी पर कब बैठे? 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो गद्दी पर बैठे 269 ईसा पूर्व में। टोटल अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश कितने साल तक चला था? 137 साल तक चला था, जिसके अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। और यही बृहद्रथ को हराकर 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठता है, जिन्होंने कौन सी वंश की स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना किया। किसकी? क्या? शुंग वंश। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। विशाख दत्त जी, इसके तो विशाख दत्त आपका क्या आ जाएगा? नाटक में आ जाएगा। ब्राह्मीर की बात करें तो ब्राह्मीर क्या था? आपका खगोल विज्ञानक था। क्या था? खगोल विज्ञानक। चरक की बात करेंगे तो चिकित्सा संबंधित था। चरक किससे संबंधित था? चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त किससे हो गया? गणित के लिए। किनके जाना जाता? गणित। तो यहाँ आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ था सूची 1 को सूची 2 से कहा रहा था मिलान करने। तो विशाख दत्त की बात करेंगे तो यह नाटक से संबंधित था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। ब्राह्मणी की बात करेंगे, ब्राह्मणी क्या हो जाएगा? खगोल वैज्ञानिक जाना जाता है। चरक आपको चिकित्सा के लिए जाना जाता है। और ब्रह्मगुप्त किसके लिए जाना जाता? गणित के लिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो यह किया जाता था सैनिकों के टुकड़ियों को रहने के लिए मजबूत किले बंद शहर था जी। तो सैनिकों के रहने के लिए यह आपको बनाया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन का निर्माण क्यों किया जाता था? तो सैनिकों के टुकड़ियों को रहने के लिए किया जाता था। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, क्या देख रहे थे हम लोग? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में देखे तो कौन कौन वंश आया? दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आया था आपका गुलाम वंश। कौन वंश आया? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। 1206 से लेकर कब तक रहा था? 1290 तक रहा था। उसके बाद गुलाम वंश के बाद आया था आपका खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। खिली वंश का शासन क्या रहा था? तो यह रहा था 1290 से लेकर 1320। 1290 से लेकर 1320। खिली वंश के बाद आपका आता है तुगलक वंश। खिली वंश के बाद कौन आया था? तुगलक। तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414।
1320 से लेकर 1414। वहीं लास्ट वंश कौन आता आपका, सॉरी एक वंश अभी और था, सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल क्या रहा था, 1414 से लेकर 1451, 1414 से लेकर 1451। और अंतिम वंश कौन था आपका, लोधी वंश। लोधी वंश जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। लोधी की शासनकाल क्या रहा था, 1451 से लेकर 1526। इसके बाद आपका मुगल वंश आ जाएगा जिसकी स्थापना किन्होंने किया था, बाबर ने किया था। तो क्या देखे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन आया, गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन क्या रहा, 1206 से लेकर 1210। गुलाम वंश की स्थापना किन्होंने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना किन्होंने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गुलाम वंश की स्थापना किन्होंने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था जी। उसके बाद गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश कौन आया, खिलजी वंश आया था, जिसकी स्थापना किन्होंने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिली। किन्होंने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिली। किन्होंने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिली ने किया था। उसके बाद खिली वंश की बात कौन वंश आता, तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किन्होंने किया था, गयासुद्दीन तुगलक। किन्होंने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिन्होंने पहली बार भारत में नहर का निर्माण किया था। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना किन्होंने किया था, खिज्र खान ने किया था। किन्होंने किया था, खिज्र खान ने किया था। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया, और लोधी वंश की स्थापना बकलोल लोधी, जिसको बहलोल लोधी के नाम से जाना जाता है। तो बहलोल लोधी ने आपकी लोधी वंश की स्थापना किया था। तो हम लोग क्या देखे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन आता आपका, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, जिसका आपका गुलाम वंश शासन कब से कब तक रहा, 1206 से लेकर 1290। उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिली वंश आती है। खिली वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला था। इसकी स्थापना, खिली वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिली के द्वारा किया जाता है। खिली वंश के बाद तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक चला। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया, जिन्होंने पहली बार भारत में नहर बनवाने का काम किया था। चौथा वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक चलता है, जिसकी स्थापना किन्होंने किया था, खिज्र खान ने किया था। उसके बाद लास्ट वंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश का शासन रहता है 1451 से लेकर 1526। इसकी स्थापना किन्होंने किया था, बहलोल लोधी ने किया था। किन्होंने किया था, बहलोल लोधी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसने मराठों और दक्कन के सल्तनत में सहयोग मिला था। तो अकबर किन्होंने किया था, अकबर ने। यह दुर्गादास के बहकावे में आकर किया था। किसके बहकावे में आकर किया था, दुर्गादास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि औरंगजेब के बेटे अकबर ने जो युद्ध लड़ा था वह किसके कहने पर यह किया था, तो यह दुर्गादास के बहकावे में आकर किया था। औरंगजेब की चर्चा आ रही है तो औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब का अगर कालखंड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1658 से लेकर 1707। औरंगजेब का शासनकाल हो जाएगा 1658 से लेकर 1707। जजिया कर को पुनः लागू करने वाला जी, जजिया कर को पुनः लगाने वाला, जजिया कर को पुनः लागू करने वाला कौन था आपका, औरंगजेब था। कब लगाया गया था, 1686 में। कब लगाया गया था, 1686 में। तो जजिया कर को पुनः लागू करने वाला कौन था आपको, तो औरंगजेब था। औरंगजेब ने कब लगाया था, 1686 में। 1686 या 87 होगा औरंगजेब का आपका, 1686 में। चलिए 1686 है। तो औरंगजेब के देखिए जजिया कर को पुनः लगाने वाला कौन था आपका, तो औरंगजेब था। अगर औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब के ही समय में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे जी। सबसे अधिक अगर हिंदू अधिकारी की बात की है तो किसके समय में था, औरंगजेब के। सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी किसके समय में था, औरंगजेब के समय था। इन्होंने गाने बजाने पर पूरी तरह से बंद कर दिया था। संगीत पर प्रतिबंध करने वाला शासक कौन था आपका, औरंगजेब था। या लेकिन स्वयं जो था आपको बीना बजाने में दक्ष था। स्वयं क्या चीज में दक्ष था, बीना बजाने में यह दक्ष था। और इनका मृत्यु कब हो जाता है, 1707 में। इनकी मृत्यु कब हो जाता है, 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड था। तो 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज का नाम था, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड था जी।
अगर गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी की कई पत्रिका एवं पुस्तक देखने को मिलता है। गांधी जी की पत्रिका एवं पुस्तक के बारे में बात किए तो इसका कौन हो जाएगा? नवजीवन। नवजीवन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो क्या क्या देखिए, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, उसके बाद क्या हो गया हिंद स्वराज, और पचवा क्या देखे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये सारी किनका था आपका पुस्तक? तो यह गांधी जी। गांधी जी के द्वारा क्या क्या लिखा गया? तो नवजीवन इन्हीं का था। यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी। हरिजन भी किनका है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज भी किनका था? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी किनका था? तो यह गांधी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किन्होंने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं पाहुल प्रणाली की शुरुआत किन्होंने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 5 का कार्य भी अनिवार्य किन्होंने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 5 का कार्य में क्या था आपका? केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। क्या था? केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। इस सारी चीज को चलाने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलेंगे सिख की स्थापना की बात करेंगे तो सिख की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? गुरु नानक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? गुरु नानक के द्वारा किया गया था। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन हो गए? गुरु नानक। दूसरे गुरु कौन होते हैं? गुरु अंगद। कौन हुए? गुरु अंगद। गुरु तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे अंगद लिख देते हैं। अंगद का ही पारंपरिक नाम क्या था? लहाना। अंगद का ही पारंपरिक नाम क्या था? लहाना था जी। उसके बाद तीसरा गुरु कौन हुए? अमरदास। तीसरा गुरु का नाम क्या था? अमरदास। चौथे गुरु हुए आपका कौन सा? रामदास। चौथे गुरु कौन सा हुआ? रामदास। पांचवें गुरु अगर आपसे पूछा जाए, पांचवा गुरु कौन हो जाएगा? रामदास। अगर पांचवा गुरु आपसे पूछ दे, पांचवा कौन हो जाएगा? अर्जुन देव। कौन हो जाएगा? अर्जुन देव हो जाएगा जी। उसके बाद छठा गुरु हो जाएगा आपका हरगोविंद। कौन हो जाएगा? हरगोविंद। छठा गुरु कौन हो जाएगा? हरगोविंद। सातवां गुरु हर राय। सातवां गुरु कौन हो जाएगा? हर राय। वहीं आठवें गुरु आपका हो जाएगा हर किशन। आठवां गुरु कौन हो जाएगा? हर किशन। नौवें गुरु हो जाएगा आपका तेग बहादुर। कौन हो जाएगा? तेग बहादुर। तो नौवां गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए देख लिए कि टोटल गुरुओं की संख्या, अगर आपका सिख गुरुओं की संख्या पूछा जाए तो कितना है? 10 है। प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो गुरु नानक हुआ, जो सिखों के संस्थापक के लिए जाना जाता है। तो पहला हुआ गुरु नानक, गुरु नानक। उसके बाद दूसरा कौन हुआ? अंगद। अंगद का ही पारंपरिक नाम क्या था? लहाना। उसके बाद तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास। चौथा गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु हर राय। आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेंग बहादुर। 10वां गुरु कौन हुआ? गुरु गोविंद सिंह। अगर गुरु लंगर, गुरु नानक की बात किया जाए तो लंगर, लंगर और पंगत, लंगत और पंगत चलाने का काम किन्होंने किया था? गुरु नानक। लंगत क्या होता था? यह धर्मशाला था। पंगत धर्मशाला था। पंगत क्या था आपका? पंगत धर्मशाला था। क्या था? धर्मशाला। और लंगर तो आपका लंगर ही था, जो वह खाने वाला होता है। उसके बाद गुरु नानक के द्वारा शुरू किए गए लंगर और पंगत की व्यवस्था को बनाए रखने का काम किन्होंने किया था? गुरु अंगद ने किया था। इसी ने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। गुरुमुखी लिपि की बात किया जाए तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किन्होंने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद के बाद तीसरा गुरु कौन हुए? अमरदास हुए, जिसको बीबी भानी को कितना बीघा भूमि दिया गया था? 500 बीघा भूमि। उसके बाद चौथा गुरु कौन होते? रामदास। रामदास ने क्या किया था कि गुरु के पद को पैतृक बना दिया था। गुरु के पद को पैतृक बनाने का काम किन्होंने किया था? रामदास।
रामदास ने अपने तीसरा बेटा कौन था, अर्जुन देव को गद्दी पर बैठा दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुरु का पद पैतृक कब से हो गया, तो रामदास ने ही बनाया था, जिसको अपना बेटा किसको बैठा था, अर्जुन देव। अर्जुन देव के बाद हरगोविंद आया, जो 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठता था। नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी किन्होंने किया था, हरगोविंद ने किया था। 7वां गुरु हर्राय आता है, हर्राय ने दारासिकों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। उसके बाद 8वां गुरु की बात करेंगे, हरकिशन। हरकिशन का मृत्यु चेचक के कारण हुआ था। हरकिशन का मृत्यु किसके कारण हुआ था, चेचक। उसके बाद 9वां गुरु कौन आता, तेंग बहादुर। तेंग बहादुर को मरवाने का काम किन्होंने किया था, औरंगजेब ने। तेंग बहादुर को किसने मरवाया था, औरंगजेब ने। और लास्ट गुरु कौन होता, गुरु गोविंद सिंह, जिनके 2 बेटा थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना, पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 5 का कार्य भी अनिवार्य किन्होंने किया था, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, तेंग बहादुर। तेंग बहादुर की बात करेंगे तो तेंग बहादुर को मरवाने का काम किन्होंने किया था, तो औरंगजेब ने मरवाया था। किन्होंने मरवाया था, औरंगजेब ने मरवाया था। क्योंकि औरंगजेब ने इसको कहा कि भाई साहब इस्लाम स्वीकार कर लें। नहीं स्वीकार करने के कारण तेंग बहादुर को मरवाने का काम किन्होंने किया था, औरंगजेब। 5वां दिन देखेंगे तो 5वां कौन आता, अर्जुन देव। अर्जुन देव 5वें गुरु थे। अर्जुन देव को मरवाने का काम किन्होंने किया था, जहांगीर ने किया था। किन्होंने किया था, जहांगीर। क्योंकि जहांगीर का बेटा का नाम था खुसरो। जहांगीर के बेटा का नाम क्या था, खुसरो। खुसरो की सहायता कर रहा था अर्जुन देव, इसीलिए जहांगीर ने किसको मरवा दिया था, अर्जुन देव। और गुरु नानक के बारे में तो जान ही रहे, लंगर और पंगत की शुरुआत किन्होंने किया था, गुरु नानक ने किया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका था, H.J. खांडेलकर का था। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जाति जिम्मेदार है, यह कथन किसका था, H.J. खांडेलकर का था। अगर बात करेंगे ज्योतिबा फुले का, तो ज्योतिबा फुले ने कई चीज की स्थापना किया था, सत्यशोधक समाज। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किन्होंने किया था, ज्योतिबा फुले ने। कब किया था, 1873 में। कब किया था, 1873। वहीं बालिका विद्यालय की स्थापना, बालिका विद्यालय की भी स्थापना किन्होंने किया था, तो यह ज्योतिबा फुले ने कब किया था, 1851 में। ज्योतिबा फुले ने कब किया था, 1851। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया। बालिका विद्यालय की स्थापना कब किया गया, 1851 में किया गया। वहीं बात करेंगे आपका बाबा साहब आंबेडकर, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जी। तो प्रारूप समिति में टोटल कितना सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष कौन थे, आपका भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन किया। नहीं जी, मूर्ति पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठानों का इन्होंने समर्थन नहीं किया था। तो यही हो जाएगा आपका। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इन्होंने भी कई चीज की स्थापना किया था। अगर राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था, 1815। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया गया, 1825। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825। उसके बाद ब्राह्मण समाज की भी स्थापना, 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया, 1828 में किया गया। कब किया गया, 1828। तो हम लोग क्या क्या देखें, यहाँ पे क्वेश्चन था राजा राम मोहन के राय को लेकर, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था, 1815। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, 1828। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, असहयोग आंदोलन का।
तो निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन जो किया गया था उसमें कौन सा आंदोलन को प्रस्तावित पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो यह 1920 से 22 तक चला था, 1920 से लेकर 22 तक। जब चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटती है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, तो चौरी चौरा की घटना के कारण। चौरी चौरा की घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। अगर यहाँ पे सत्याग्रह की बात करेंगे तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार गांधी जी ने कहां पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह प्रयोग कहां पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगर गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया गया था? पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और भारत में कहां पे किया गया? चंपारण के सत्याग्रह में 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो यह 6 अप्रैल 1930 को कब होता है? 6 अप्रैल 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जान रहे हैं कि 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को क्या होती है? नमक सत्याग्रह को समाप्त कर दिया जाता। तो नमक सत्याग्रह की समाप्ति जिस दिन होता है उसी दिन क्या चीज को चालू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चीज को शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होता है और जिस दिन वो समाप्त होता है, किस दिन समाप्त होता है? 6 अप्रैल 1930 को। उसी दिन क्या चालू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और वहीं पे आ रहा है नीचे में आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, तो यह लागू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब लागू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन सा काकोरी षड्यंत्र केस जुड़ा नहीं था? भगत सिंह नहीं था जी। इसका मेन अगर देखा जाए तो कौन था? असफुल्ला खां, बिस्मिल्लाह खां। तो इसमें क्या देखे? राम प्रसाद बिस्मिल था। इसका मेन कौन था आपका? राम प्रसाद बिस्मिल। तो निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन काकोरी आपका षड्यंत्र से जुड़ा हुआ था? तो नहीं जुड़ा हुआ था भगत सिंह। काकोरी घटना हुआ कब था? तो यह 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। तो काकोरी घटना कब होता है? 1925 में होता है। जिसके मुख्य क्रांतिकारी कौन थे आपका? राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने एक कथन कहा था और फांसी पर लटक गया था, मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं, मैं राज की पतन का इच्छा करता हूं, मैं राज की पतन की इच्छा करता हूं। इन्होंने कहा था जी। तो यह कहा था आपका राम प्रसाद बिस्मिल और यही कहते हुए यह फांसी के तख्ते से लटक गए थे। तो मैं राज की इच्छा की पतन करता हूं, किन्होंने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं, किन्होंने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्वेश्चन पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह बालिया, कामलूक और सतारा, हर जगह था जी। तो अगर देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका 9 अगस्त 1942, कब लागू हुआ था? 9 अगस्त 1942। यह लागू होता है 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें समांतर सरकारें कई जगह बनी थी, जिसमें बलिया में भी बना था। बलिया की बात करें तो कहां पे पड़ता है जी? उत्तर प्रदेश में। तामलुक की बात करें तो कहां जाएगा? पश्चिम बंगाल में। तामलुक कहां पे पड़ता है? यह पश्चिम बंगाल का जगह है जी। अगर वहीं आपको तीसरा ऑप्शन सतारा की बात करें तो सतारा कहां पे है? बंबई में। कहां पे है? बंबई। इन तीनों में से सबसे लंबा समय तक, सबसे अधिक समय तक आपको कहां पे समांतर सरकार रही थी? तो सतारा में। किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया, तामलुक और सतारा में। लेकिन सबसे ज्यादा समांतर सरकार कहां पे लंबा चली थी? तो सतारा में चला था। और सतारा कहां पे पड़ता है? बंबई में पड़ता है। जबकि बलिया कहां का हो गया? बलिया उत्तर प्रदेश का है। तामलुक कहां का है? पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 तीनों सही है जी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 होगा ना? क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे।
माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह देश के विभाजन के लिए था। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित था? यह देश के विभाजन के लिए था। माउंटबेटन योजना की बात करेंगे तो इसका शासनकाल क्या रहता है? मार्च 1947, मार्च 1947 से लेकर जून 1948। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय बना था, इसका शासनकाल चला था मार्च 1947 से लेकर जून 1948। माउंटबेटन की बात करेंगे तो माउंटबेटन के ही समय में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था 4 जुलाई 1947। और यह पास कब होता है? 18 जुलाई को पास कर दिया गया था जी। क्या देखें कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत देश के विभाजन के लिए आया था। इसका शासनकाल क्या रहा था? मार्च 1947 से लेकर जून 1948। इसी के समय में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसके समय में पेश किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। और इसको पास कब किया गया? 18 जुलाई को। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से 38 पे। इसमें कहा निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लॉर्ड नॉर्थ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, सही है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने कब लाया था? 1793 में। कब लाया था? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त को ही क्या कहा जाता है? जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। लॉर्ड बेंटिंग की बात करें, जिसका शासनकाल 1828 से 35 रहता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 35 रहता है। इन्होंने ही सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1829 में। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829 में। उसके बाद था लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा। नहीं जी, लॉर्ड कैनिंग इसमें नहीं आएगा। तो भारत का अगर प्रथम वायसराय पूछा जाए तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल क्या था? तो 56 से 62। क्या था? 56 से 62। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 39 कह रहा है प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द से अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। सही है जी। ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अर्थात बाह्य सत्ता से क्या हो? परिपूर्ण स्वतंत्र हो। यहाँ पर हमारे देश में किसी भी देश का दबाव नहीं है जी। यही चीज को यह बतलाना चाह रहा है कि हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, ना हमारे देश किसी के अंतर्गत आता, ना किसी के दबाव में रहता है। तो वही कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पे भारतवर्ष किसी आंतरिक या बाह्य सत्ता से क्या हो? परिपूर्ण व स्वतंत्र हो। अगर प्रस्तावना की बात किया जाए तो प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया था? यह अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई थी? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है जी। 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे? 1976 होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ी गया था। 3 शब्द कौन कौन था? तो आपका था ये पथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी और क्या था? अखंडता। क्या थी? अखंडता। तो समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता को कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार से संबंध सटीक वर्णन है? तो किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार।
संविधान द्वारा प्रदत्त है जी, कानून के द्वारा नहीं। संविधान के द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार, क्योंकि जानते हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के कौन सी भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया। किस में किया गया है? भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कहां तक किया गया? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो यह एक संवैधानिक द्वारा प्रदत्त अधिकार है जो सुरक्षित और समस्त अधिकार है, क्योंकि हम लोग मौलिक अधिकार के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट कौन सा अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। वहीं आपको सुप्रीम कोर्ट कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो सुप्रीम कोर्ट आपको 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो हम लोग अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव जी। जब ध्यान देंगे, जब बजट को लाया जाता है तो वहां एक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। वह किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव की बात करेंगे। यह कटौती 1 रुपया का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यह कटौती जब भारी मात्रा में ही होगा। यह कटौती 1 रुपया का भी हो सकता है। तो निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। ध्यान रखेंगे, यह सत्ता पक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव कभी भी नहीं आएगा। कटौती प्रस्ताव जब भी आएगा किसके द्वारा आएगा? विपक्ष के द्वारा आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। में अनुसूची दिया गया है जी, उसमें मिलान करने के दिया है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सही बात है जी। चौथी अनुसूची में हम लोग जानते हैं राज्यसभा के सीटों के आवंटन की चर्चा की गई है। छठी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंध है। इसमें 4 राज्य का वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ बिहार एसआई से, एसआई के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि छठी अनुसूची में जो 4 राज्य का वर्णन किया गया हुआ 4 राज्य कौन कौन है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके प्रशासन के लेकर उल्लेख किया गया छठी अनुसूची में, ना कि अनुसूचित क्षेत्रों के लेकर। इसका उल्लेख 5वीं अनुसूची में मिलता है। कौन सी अनुसूची में मिलता है? 5वीं। अगर अनुसूचित के प्रशासन की बात करेंगे SC ST की, तो उसका प्रशासन की चर्चा कौन सा अनुसूची में मिलता है? 5वीं में। जबकि छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो संसद के सदस्यों के निहारता से संबंध है जी। हाँ सही है, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, जो कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो किससे संबंध रखता था? दल बदल से। किससे संबंधित रहता है? दल बदल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 सही है। कौन कौन सही है? 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी। क्योंकि देखिए जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इसका छठी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में SC ST का वर्णन किया गया है। 10वीं में दल बदल का है, जो कि कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए व्यक्ति को होती है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है जी। सभी सही है जी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 सबको मिलान करने के लिए दिया है कि राज्यसभा सीट कहां पर कितनी है। अगर बिहार की बात करें, बिहार में अभी राज्यसभा सीट कितनी है? 16 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? 16। आपका ऑप्शन में भी दिया है। तो बिहार में राज्यसभा सीट कितनी हो गई? 16 हो गया। गुजरात में कितनी है जी? 11। गुजरात में राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। कर्नाटक में कितनी है? 12 है। और उड़ीसा में राज्यसभा सीट कितनी है? 10 है। तो उड़ीसा में राज्यसभा सीट कितनी है? 10 है। और सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में कितना है आपका? 31 है। सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा सीट पूछा जाए तो कौन सी राज्य में है? उत्तर प्रदेश में कितना है आपका? 31 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है आपका? 80 है। कितना आपका? 80 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट भी अधिक है। विधानसभा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा?
403 सीट है। कितना है आपका? 403 सीट है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है और आपका उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। तो गुजरात में कितना राज्यसभा सीट था? 11। कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीट, बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, उड़ीसा में कितनी है? 10 गो राज्यसभा सीट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय बात की आती है तो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? 263 में। कौन सा अनुच्छेद में है? 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में मिलता है। तो निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का आपका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का आपका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 63 में। चलेंगे यहाँ पे देख लेंगे और थोड़ा सा कौन सा देखें हम लोग? अनुच्छेद 63। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। कौन सा में है? अनुच्छेद 263 में है। वहीं राष्ट्रपति की बात करेंगे, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। राज्यपाल किस में हो जाएगा? 153 में हो गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 165 के तहत होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितना के तहत होता है? अनुच्छेद 75 के तहत। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल अनुच्छेद 153 में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद राजसूची के किस विषय पर भी कानून बना सकती है? अगर बात करें किसी भी अगर राजसूची के विषय पर कानून बना रही है तो कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा इसमें? अनुच्छेद 249 के तहत। किसके तहत बनाता? अनुच्छेद 249, 249। तो भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब तक कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौता के प्रभावी बनाने, सही बात है, संबंधी राज्य की सहमति। अगर राज्य का संबंध अगर हो जाए कि इस विषय पर कानून कौन बनाए? संसद बनाए, तो संसद कानून बना सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, मतलब एक से अधिक हो जाएगा जी, सभी इसमें होगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौता के प्रभाव करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में अगर भारतीय संसद राजसूची के किसी विषय पर कानून बना रही है तो कौन सी आर्टिकल के तहत बनाएगा? अनुच्छेद 249 के तहत। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी राज्यसभा शक्ति सम्मिलित है? राज्यसभा की शक्ति किसमें सम्मिलित है? तो समान विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक को संशोधित प्रस्तावित करती है। धन विधेयक में जब भी ध्यान रखेंगे संशोधन का आग्रह कर सकता है, संशोधित नहीं कर सकता। संशोधन का क्या करेगा? आग्रह। तो यहां पे भी क्या कर रहा है? संशोधन का प्रस्ताव रखती है। बात सही है जी। तो क्या कर रहा है? समान विधेयक पर वह क्या करती है? विचार करने का तो उसको अधिकार है। राज्यसभा किसी भी विधेयक पर विचार कर सकती है, लेकिन धन विधेयक की जहां पे बात आती है, धन विधेयक में राज्यसभा मात्र 14 दिन तक इसको रोकने का अधिकार है। कितना दिन तक है? 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर इसको पारित नहीं करता है धन विधेयक को, तो धन विधेयक स्वतः क्या होगा? पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक रोकने का अधिकार कितना दिन तक है? 14 दिन तक। अगर 14 दिन तक अगर यह विधेयक को पारित नहीं करता है तो स्वतः यह क्या होगा? पारित मान लिया जाएगा और अन्य विधेयक पर इसको संशोधित करने का अधिकार है। दूसरा क्या देख रहे हैं? संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की चुनाव में भागीदारी करती है। तो संवैधानिक संशोधन को पारित करती है जी, सही बात है। संवैधानिक संशोधन को लेकर ही भी विचार करती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी सही है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करती है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है जी, नहीं, कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होती है, सही बात है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के मुख्यमंत्री से की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करती है। यह तीनों ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधानसभा की बात आ रही है तो विधानसभा का उल्लेख कौन सी आर्टिकल में किया जाता है?
विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? 170 में। तो विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में होता है। इसका कार्य सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। बात सही है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसका सामान्यतः कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष की। चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा का कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऐसा हुआ भी है कई बार कि आपातकाल की स्थिति में क्या होती है, एक साल के लिए इसका कार्यकाल क्या होती है? बढ़ा दी जाती है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व भी इसको विघटित कर सकती है। यह भी अधिकार किनको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया है। तो राज्यपाल चाहे तो पहले भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के एंग्लो समुदाय में एक सदस्य को नामित करने का नहीं जी, इसको समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो यह 2020। कब होता है? 2020। 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एक एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन किया जाता था विधानसभा में, उसको भी समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में जो भी 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, उसको भी 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा क्या हुआ? खत्म कर दिया गया। तो क्या देखे, विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, उसको भी 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और आपका आपका लोकसभा में भी जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था, उसको भी 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 50 कह रहा है बिहार की इन जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है जी। यहाँ पे बिहार का मैप आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। यह सीतामढ़ी हो गया। सीतामढ़ी के बाद कौन आएगा? मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी के बाद आपका मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद कौन हो गया? पटना। मुजफ्फरपुर के बाद पटना। पटना के बाद कौन आ जाएगा? जहानाबाद। पटना के बाद जहानाबाद। जहानाबाद के बाद कौन आ गया? गया। तो इसे क्रम में देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो कह रहा है कि जिलों का उत्तर से दक्षिण में ऊपर से नीचे सजाने के लिए दिया गया था। तो ऊपर पे कौन हो गया? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद पटना। पटना के बाद जहानाबाद। जहानाबाद के बाद कौन हो गया? गया। यह बिहार का मैप है। यहाँ पे सबसे ऊपर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद पटना। पटना के बाद जहानाबाद। जहानाबाद के बाद कौन है? गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंटिक मतलब इंटाकी। इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? यह नागालैंड में। इंटांकी आपका नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? नागालैंड में पड़ता है। मणिपुर की बात करें तो किबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। किबू लामजाओ, किबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मणिपुर। तो किबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है आपका? मणिपुर में है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कौन आता? नामदाफा। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता? आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। त्रिपुरा में कौन सा हो जाएगा? गोमती। गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य। गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता? या त्रिपुरा में। गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? त्रिपुरा। तो क्वेश्चन पूछा था इटांकी। इटांकी नेशनल पार्क कहाँ का था आपका? तो इटांकी नेशनल पार्क आपका कहाँ का था? नागालैंड का है। त्रिपुरा में कौन सी वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है? गोमती। गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? त्रिपुरा का। किबू लामजाओ नाम का, यह भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेंस में क्वेश्चन पूछा था किबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे था? मणिपुर। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर नामदाफा पाया जाता है। नामदाफा आपका कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? यह 1988 में किया गया था। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सी है? यह अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर मात्र 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है? 17 व्यक्ति रहता है। कितना व्यक्ति रहता है? 17। तो अगर जनगणना की बात करें तो यह कितना नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। कितनी नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात
क्या नंबर की जनगणना थी? 7वीं। सबसे पहले जनगणना कब किया गया था? 1872 में। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में कब हुआ था? 1872 में। वहीं नियमित जनगणना की बात करेंगे। नियमित जनगणना पहली बार कब हुआ? 1881 में। नियमित जनगणना पहली बार कब हुआ? 1881 में। किनके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। किनके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। तो पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना अगर आपसे पूछे तो 1881 में। किनके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। और भारत के स्वतंत्रता के बाद के नंबर की जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। और ऐसे में कितना जनगणना थी? 15वीं नंबर की जनगणना थी, जिसके आयुक्त कौन थे? श्री चंद्रमौली थे। कौन थे? श्री चंद्रमौली। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा गया तो कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा? बिहार है। बिहार का कितना है जी? 1106। यहां पर 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य कौन सी है? बिहार है। कितना है? 1006 है। और सबसे कम आपका कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र कितना रहता है? 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 पे आएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित द्वीपों में से युग्मों में से कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होती है? तो यह 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से, छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग कौन करती है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है? छोटा अंडमान को कार निकोबार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर निकोबार और सुमात्रा की बात करेंगे तो इसको अलग करने वाला कौन हो जाएगा? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल किसको अलग करता है? तो यह निकोबार को सुमित्रा से अलग करता है। मालदीव को और लक्षद्वीप को बात करेंगे तो या 9 डिग्री चैनल। कौन डिग्री चैनल करता है? 9 डिग्री चैनल। तो हम लोग क्या देखें? अंडमान निकोबार का कौन करता है? 10 डिग्री। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और निकोबार और सुमात्रा को अलग कौन करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है। और मालदीव और लक्षद्वीप को अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर आएंगे 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? पेनगंगा एवं गोदावरी घाटी के निम्न भागों में मुख्य किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? या कुडप्पा कर्म की चट्टान पाई जाती है। टोटल चट्टान हम लोग कितना पढ़े थे? 6 प्रकार की चट्टान पढ़े थे, जिसमें सबसे पुराना कौन सा था? आर्कियन कर्म की चट्टान। किसी दिन इसके पे भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग पूरी तरह से, कौन कौन चट्टान कहाँ पाया जाता है, क्या है इसमें। तो हम लोग देखिए पेनगंगा एवं गोदावरी घाटी में निम्न में से मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो कुप्पाड़ा कर्म की चट्टान पाई जाती है। कौन सी कर्म की चट्टान पाई जाती है? कुप्पाड़ा। सबसे पुरानी चट्टान की बात किया जाए तो कौन सी हो जाएगी? आर्कियन कर्म की चट्टान। सबसे पहली चट्टान कौन सी हो जाएगी? आर्कियन कर्म की चट्टान हो जाएगी। वहीं धड़वाड़ की बात करेंगे तो धड़वाड़ कहां पे पाया जाता है? या कर्नाटक में पाया जाती है। कहां पे पाई जाती है? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही एक जिला आता है जिसका नाम क्या था? धारवाड़ जिला। क्या नाम था? धारवाड़ जिला। इसीलिए उस चट्टान का भी नाम क्या दे दिया गया? धारवाड़ चट्टान के नाम से कहा गया। तो क्या देखे सब टोटल आपका कितने प्रकार की चट्टान होता है? 6 प्रकार। पृथ्वी जब गर्म था धीरे धीरे वह ठंडा होते गया, और ठंडा होने के बाद कई प्रकार के चट्टान का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पुराना कौन था? आपका आर्कियन कर्म की चट्टान। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है आपका कौन सा है? धारवाड़ कर्म की चट्टान। धारवाड़ कर्म की चट्टान कर्नाटक में पाई जाती है, और कर्नाटक में ही आपका एक जिला पड़ता है धारवाड़, और धारवाड़ के ही कारण इसका नाम क्या पड़ा आपका? धारवाड़ कर्म की चट्टान। उसके बाद कुडप्पा तो देख ही लें, यह कहाँ पे हो गया? पेनगंगा और गोदावरी घाटी के तट पर। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है? विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ पे हो जाएगा जी? यह हो जाएगा मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय। क्योंकि देखे थे हिमालय को कई भाग में बांटे थे, 4 भाग में। पहला हिमालय कौन सा था? ट्रांस हिमालय। पहला हिमालय कौन सा था? ट्रांस हिमालय। दूसरा हिमालय कौन सा था आपका? बृहद हिमालय। कौन सा था? बृहद, या इसी को क्या कहा जाता? सर्वोच्च हिमालय। क्या कहा था? सर्वोच्च हिमालय। तीसरा हिमालय हम लोग कौन पढ़े थे? तो तीसरा हिमालय था आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या क्या था? लघु हिमालय। और चौथा हिमालय की बात करेंगे तो कौन सी आ जाएगा? शिवालिक हिमालय। कौन सी हिमालय था? शिवालिक हिमालय, जिसको नवनीतम एवं बा हिमालय के नाम से जाना जाता। सबसे नवनीतम एवं बा हिमालय किसको कहा जाता? शिवालिक हिमालय को। सबसे पहला कौन हुआ? ट्रांस। ट्रांस के बाद बृहद या सर्वोच्च हिमालय, उसके बाद मध्य या लघु हिमालय, चौथा कौन आता? शिवालिक हिमालय। तो कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी कहाँ पे पाई जाती है?
मध्य और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती है। शिवालिक की बात करेंगे तो सबसे नवनीतम एवं सबसे बाह्य हिमालय किसको कहा जाता है? शिवालिक हिमालय को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 आएंगे। 57 क्या कर रहा है? पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है जी? तो चलेंगे, इसमें कौन कौन तट कहा जाता है। अगर इस तट की बात करेंगे तो इसी तट में आपका एक गुजरात का तट आता है। गुजरात को क्या कहा जाता? काठियावाड़ा का तट। काठियावाड़ा गुजरात वाला कौन सा हो गया? काठियावाड़ा तट। उसके बाद आएंगे महाराष्ट्र में, इसको क्या कहा था? कोंकण तट। क्या कहा जाता? कोंकण तट के नाम से जाना जाता। गोवा वाले तट को क्या कहा जाता? केनरा तट। क्या जाता है? केनरा तट या कन्नड़ तट कहा जाता है, या क्या कहता? कन्नड़ तट। उसके बाद नीचे में केरल में आएंगे तो केरल में इसको क्या कहा जाता? मालाबार तट। क्या नाम कहा जाता? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुजरात वाले तट को क्या कहा जाता है, तो इसको गुजरात वाले तट को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ा तट कहा जाता है। गोवा आपका महाराष्ट्र वाले तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा वाले तट को क्या, गोवा और कर्नाटक के बाद क्या था? केनरा या कन्नड़ तट कहा जाता है। मालाबार तट को सॉरी आपका केरल वाले तट को क्या कहता? मालाबार तट। उधर आ जाएंगे तमिलनाडु वाले बार को क्या कहता? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तमिलनाडु वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता? कोरोमंडल तट कहा जाता। आंध्र प्रदेश वाले भाग को क्या कहा जाता? उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता? उत्तरी सरकार तट कहा जाता। वहीं उड़ीसा वाले भाग को क्या कहा जाता? उत्कल तट कहा जाता। क्या कहा जाता? उत्कल तट। तो ये चलेंगे क्या क्या देखें हम लोग? गुजरात। अगर गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के तट वाले भाग को क्या कहा जाता? काठियावाड़ा तट। गुजरात के तटीय भाग को क्या कहा जाता? काठियावाड़ा तट के नाम से जाना जाता। वहीं बात करेंगे महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा में कौन आ जाएगा? तो वह कोंकण तट आ जाएगा। उसके बाद कर्नाटक के पास आएंगे तो कर्नाटक वाले तट को क्या कहा जाता? केनरा या कन्नड़ के तट के नाम से, कन्नड़ तट या क्या कहता? केनरा तट के नाम से जाना जाता। केरल वाले भाग को क्या कहा जाता? मालाबार तट। केरल वाले भाग को क्या कहा जाता? मालाबार तट के नाम से जाना जाता। वहीं इस पूर्वी पार्ट पे आएंगे तो पूर्वी साइड में तमिलनाडु वाले भाग को क्या कहा जाता? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश वाले भाग को क्या कहा जाता? उत्तरी सरकार तट। और उत्कल तट किसको कहा जाता? उड़ीसा। उड़ीसा के भाग को क्या कहा जाता? उत्तरी आपको उत्कल तट के नाम से जाना जाता। तो देखेंगे इसमें आंसर क्या होगा? पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? कर्नाटक का कौन था जी? कर्नाटक तो मालाबार देखे ही, कर्नाटक का ही मालाबार ऊपर से नीचे वाला आ जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में कोंकण तट देखे, महाराष्ट्र में कौन सा था? कोंकण तट। गुजरात वाले को क्या कहा गया? काठियावाड़ा तट कहा गया। केरल को क्या कहा था? मालाबार तट या कोरोमंडल तट दे दिया है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए था? मालाबार तट, तभी यह सही होता। तो केरल वाले तट को क्या कहा जाता? मालाबार तट। तो सारी चीज को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछे तो वो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है जी। तो कहां पे मिलता है? महाराष्ट्र में। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कहां पे मिलती है? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 आएंगे। 59 क्या कह रहा है? काली सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बानस निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? यह चंबल की सहायक है। काली सिंध, शिप्रा और पार्वती एवं बनास। तो काली सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और चंबल की एक विशेषता याद रखेंगे कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो सालों भर बहती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो सालों भर बहती है वह कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जो सालों भर प्रवाहित होती है, जो सालों भर प्रवाहित होती है, वह कौन सी नदी है? तो वह चंबल नदी है। ताप्ती नदी की बात किया जाए तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है? यह धूपगढ़ चोटी से निकलती है। कहां से निकलती है? धूपगढ़ चोटी से निकलती है। गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक के यह त्र्यंबक गांव से निकलती है। कहां से निकलती है? त्र्यंबक के गांव से आती है। कृष्णा की बात करें तो यह महाबलेश्वर से आती है। कहां से आती है? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की चोटी से कौन आती है? कृष्णा नदी आती है। क्या क्या देखें हम लोग? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है? धूपगढ़ चोटी से निकलती है। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो राजस्थान में सालों भर प्रवाहित होती है। उसके बाद गोदावरी नदी, गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है?
1465 किलोमीटर है। इसी को दक्षिण की गंगा क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है जी। तो दक्षिण की गंगा एवं बृहद गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। उसके बाद अगला देखें, कृष्णा नदी। कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा में कौन सा आ गया? महाबलेश्वर। कृष्णा में कौन सा हो जाएगा? महाबलेश्वर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या बनेगा? चंबल। तो इसका 59 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जी? तो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर। कौन सी नदी पर? वराही नदी। और यह कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कितनी मीटर है? 455 मीटर। तो क्या देखें, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम क्या है? कुंचिकल जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर पड़ता है? आपका वराही नदी। और वराही नदी कहाँ पे बहती है? आपकी कर्नाटक राज्य में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात की बात करेंगे, कौन सी नदी पर ही है? शरावती नदी पर। शरावती नदी। शरावती नदी कहाँ का है? तो कर्नाटक। तो जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कहाँ का है? कर्नाटक का है। उसके बाद आपका रकीम कुंड जलप्रपात, यह कहाँ पे पड़ता है? रोहतास में। यह बिहार के रोहतास में आता है। कहाँ पे आता है? बिहार के रोहतास में आता है। कहाँ पे आता है? बिहार के रोहतास में। तो रकीम कुंड जलप्रपात बिहार के रोहतास में आता है। केबीती जलप्रपात की बात करेंगे तो यह कहाँ पे हो जाएगा? अगर केवेती की बात करेंगे तो केवेती कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य में। केवेती कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य में। तो क्या क्या देखिए हम लोग कि जोंग जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी कर्नाटक में पाई जाती है। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक में हो गया, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 455 मीटर। रकीम कुंड जलप्रपात बिहार के रोहतास में पाया जाता। और रीवा नदी पर। कौन सी नदी पर? रीवा नदी पर पाई जाती है। और केप्ती जलप्रपात की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश में। कहां पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला तत्व क्या है जी? तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। यहाँ पे साफ आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लोहा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन। और एक ही ऑप्शन में आपका क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है। क्वेश्चन नंबर आएंगे 62 पर। 62 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? अगर बात किया जाए भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर टोटल कितना देश पाया जाता है? 13 देश है। कितना देश है आपका? 13 देश। भूमध्य रेखा पर कितना देश है आपका? 13 देश है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो कितना देश आता है? 13 देश। यहाँ पे देख रहे होंगे वर्ल्ड मैप आपको लगा हुआ। भूमध्य रेखा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भूमध्य रेखा आपको उत्तरी अमेरिका का कौन, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका का कौन कौन देश हो जाएगा? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और कौन हो जाएगा? ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। उसके बाद जैसे ही हम लोग अफ्रीका एंट्री करते हैं, अफ्रीका में कौन आ जाएगा? साउ टॉम। साउ टॉम गेबोन। साउ टॉम गेबोन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया। युगांडा, केनिया और सोमालिया। उसके बाद कहाँ पे आएंगे? मालदीव। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भूमध्य रेखा कितने देशों में पाई जाती है विश्व में, तो कितना देशों में पाई जाती है? 13 देश में। तो उसमें देखिए दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, हम लोग आपको दक्षिण से पूरब की ओर जा रहे हैं, तो इसमें देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कौन कौन देश आया? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। उसके बाद यह एंट्री करता है अफ्रीका में। अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है साउ टॉम। साउ टॉम के बाद गेबॉन। गेबॉन के बाद कांगो, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के बाद लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। उसके बाद केनिया, युगांडा, सोमालिया। उसके बाद मालदीव। मालदीव के बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद किबिराती। किबिरत्ती। क्या नाम है? किबिरत्ती। तो अब देखेंगे ऑप्शन इसमें कौन कौन नहीं है। इसमें कौन हो जाएगा? कोलंबिया और केनिया है जी। कौन कौन था आपका? सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कौन बन जाएगा आपका?
कोलंबिया और कौन हो जाएगा, केनिया हो जाएगा। क्योंकि देख रहे थे यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, यहीं पर आपका दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर के बाद कहाँ पे जा रहा था, कोलंबिया देश में जा रहा था, और कोलंबिया ब्राजील, और उसके बाद कहाँ पे आएगा जाएगा आपका साउटोम, साउटोम के बाद युगांडा, केनिया, केनिया में आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कौन कौन हुआ, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, बी नंबर, कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप पर निर्माण होती है। तो कैसी में होता है आपका, बेसाल्ट लावा प्रभाव। किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार में दक्कन ट्रैप का निर्माण होती है, तो बेसाल्ट लावा प्रभाव में आता है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। तो लोएस्क, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसी को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ही क्या कहा जाता है, प्यासी भूमियों का देश। प्यासी भूमियों का देश किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। तो उत्तरसुप कुआं की बात करें, जो अपने आप जल निकलता है, उत्तरसुप कुआं भी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या चीज का उत्पादन किया जाता, लोएस का। किसका किया जाता, लोएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यह पाया जाता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। कहां पे पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 66। 66 नंबर क्वेश्चन का आता, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर क्या कहलाती है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाले कर इसमें नहीं है जी, आयात और व्यापार कर या निगम कर इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। यह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग। बात करेंगे वित्त आयोग की चर्चा कौन सी अनुच्छेद में किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत किया गया, भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के तहत। तो क्या क्या देखे कि वित्त आयोग की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 280 में किया गया। तो भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसका चर्चा अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किनके पास है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। 68 क्या कहता, नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित था जी। यह आपका बैंकिंग संरचना से था। किससे था, बैंकिंग संरचना। इसमें देखेंगे कई सारी समितियां आती है। अगर बैंकिंग सुधार को लेकर बात करेंगे तो बैंकिंग सुधार में एक समिति हम लोग कौन देख लिए, नरसिम्हम कमेटी देख लिए। दूसरा देखेंगे तो कौन हो जाएगा, चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति के अलावे हो जाएगा वर्मा समिति, वर्मा समिति। उसके बाद हो जाएगा तीसरा बीमल जलान। उसके बाद आपका चौथा है गोईपुरिया समिति। तो चक्रवर्ती समिति, वर्मा समिति, बीमल जलान समिति। तीसरा कौन हो गया, गोईपुरिया समिति। और हो जाएगा इसमें आपका दामोदरन समिति। कौन हो जाएगा, दामोदरन समिति। चलेंगे इसके अलावा जो भी बचा होगा उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो चक्रवर्ती समिति, वर्मा समिति और कौन हो गया आपका बीमल जलान समिति। ये सब किससे संबंधित है, आपका बैंकिंग सुधार। यहां से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे कि वर्मा समिति किससे संबंधित था, तो बैंकिंग सुधार। चक्रवर्ती समिति, वर्मा समिति, बीमल जलान समिति, गोईपुरिया समिति और दामोदरन समिति, यह सब किससे संबंधित था, तो बैंकिंग सुधार समिति। इसके अलावा एक और कौन था, नरसिम्हम समिति भी किससे संबंधित था, बैंकिंग सुधार से। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, कि सेबी का मुख्यालय कहां स्थित है जी, मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहां पर, मुंबई में। सेबी का अध्यक्ष अभी कौन है आपका, तुहिनकांत पांडे। सेबी का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तुहिनकांत पांडे। तो वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, तुहिनकांत पांडे को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे। तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे आपके,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय नियोजन वस्तुकार के संबंधित कौन था आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर किससे जुड़े हुए थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका? भीमराव अंबेडकर थे। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट आपका होम रूलिंग से संबंध रखता। होम रूलिंग का संबंध किससे था? एनी बेसेंट से था, जो इन्होंने सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने आपका होम रूलिंग की शुरुआत किया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली महिला में से कौन थी? एनी बेसेंट थी, जिन्होंने अध्यक्षता कब किया था? 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब का किया था? 1917 के। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो इनका भी कई चर्चा आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना % वृद्धि का अनुमान? तो कितना का अनुमान है? 3.8। इधर आपका करंट आ गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना % का वृद्धि का अनुमान है? 3.8। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 में कितना आया? नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो कितना टैक्स है आपका? 30%। नए आयकर की दर में 24 लाख से अधिक के आय पर कितना टैक्स लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में क्या पूछ रहा है? बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये बिहिटा पटना में किया गया। कहाँ किया गया? बिहिटा पटना। तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बिहिटा पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। 74 आपसे क्या पूछ रहा है? ट्विटर के नई सीईओ कौन है जी? लिंडा याकारिनो। कौन है आपका? लिंडा याकारिनो। तो ट्विटर एक्स के नए सीईओ किनको बनाया गया? लिंडा याकारिनो को बनाएंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, बिहार एसआई में आपका करंट का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है, इसलिए सभी बच्चे आप लोग जो है करंट पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि करंट से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एसआई में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑपरेशन कन्वेंशन किससे संबंधित था? यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या पर रोक। तो यह था यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और किस पे था? गौ हत्या पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 76। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार किनके बीच होता? भारत और ओमान। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि नसीम अल बहार किनके बीच होती है? तो भारत और ओमान के बीच होती है। यह कहां पे हुआ था? अब गोवा में हुआ था। नसीम अल बहार जो भारत और ओमान के बीच हुआ, यह कहां पे हुआ था? गोवा राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर रखेंगे 77। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया जी? या अशोक मंडल रखा गया। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? अशोक मंडल रखा गया। वहीं अब बात अशोक मंडप गंतव्य सॉरी कौन हो जाएगा इसमें? अशोक मंडप। तो अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? अशोक मंडप। गंतव्य मंडल नाम किसका रखा गया है? तो यह आपका संसद भवन के क्या कहता है? दो मुख्य द्वार को नाम बदलकर क्या रखा गया है? गंतव्य मंडल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आएंगे। 78 क्या कह रहा है आपसे कि बिहार की कितनी महिलाओं को पंच पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया है? पद्म। भारत में कितनी महिला को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2 महिला। कौन महिला हो जाएगा? 2 महिला। तो बिहार में कितनी महिला को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 2 महिला को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। 79 क्या करता? स्वपिलन कुसालू जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वह किस राज्य से संबंध रखता है? यह महाराष्ट्र से संबंधित है। स्वापिन कुसेलु कहां से संबंध रखता है? आपका महाराष्ट्र राज्य से। क्वेश्चन नंबर 80 पे आएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निजुत मोइना योजना किस राज्य का है? यह निजुत मोइना योजना किस राज्य का? असम का। निजुत मोइना योजना किस राज्य का? असम राज्य का। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वांदवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र राज्य में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांधववन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना का
आपका अवस्थिति किस राज्य में है, तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियार की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देश को परमाणु संपन्न बताया गया है, 9 को। कितना को बताया गया, 9। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, कई एग्जाम में भी पूछा गया है कि हमारे देश में पूरे विश्व में कितना परमाणु संपन्न देश है, तो कितना देश हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। यह सिप्री का रिपोर्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। 83 क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है जी, सही बात है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। इसमें 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तो दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 में है, यदि वृत्त और बी, ए और बी की त्रिज्या 1.5 और 1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त की अगर बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 225। और एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, कितना पे आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कितना बनेगा, 2.25 और 1 का बनेगा। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर। कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो क्या था, आपको वृत्त का पूछ रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बात हो रही है, तो पाई पाई इसमें दोनों में कट जाएगा, बाकी दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2.25:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आएंगे। 85 क्या कह रहा है, एक कार 3 व्यापारियों को द्वारा बेचे जाते हैं, जिस पर उन्होंने प्रत्येक 4% की हानि होती है। यदि इतना रुपया में खरीदता तो पहले द्वारा चुकाई कीमत क्या था जी। सीधे निकाल लीजिए, 4% की बात हो रही है, 4% की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, 4/100 करेंगे, कटाने के बाद कितना आएगा, 1/25 होगा ना। 4/100 कितना हो जाएगा, 1/25। तो 25 अभी का था, और घटने के बाद कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 25 और रेशियो कितना का बनेगा, 24 का बनेगा। तो पहले और बाद का निकाल लेंगे, तो कितने का कह रहा है, 3 व्यापारी की चर्चा हो रही है, तो तीनों पर, दोनों पर क्या करेंगे, क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 25 का क्यूब, इसमें हो जाएगा 15,000, 15,625। किस में हो जाएगा, 15,625। उसके बाद 24 का क्यूब करेंगे, तो 24 का क्यूब कितना हो जाएगा, 13,824। 13,000 कितना हो जाएगा, 824। तो 25 का क्यूब 15,625, और 24 का क्यूब हो जाएगा 13,000 ना, 13,824। 13,824 कितना हो जाएगा, 13,824। अब पहले वाला पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, 15,625। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 आपसे क्या पूछ रहा है, ए डी से नाटा है जी। रीजनिंग दिया है, ए क्या है, डी से नाटा है, परंतु सी से लंबा है। ए सी से लंबा है, डी बी से नाटा है। डी जो है बी से नाटा है, परंतु ए से लंबा है। ठीक है, ई ए से नाटा है, परंतु सी से लंबा है। यहां पर ई हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि 2 सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो ऊपर में 2 को देख लीजिए, कौन हो जाएगा, बी और डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आएंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि एक्स वाई जेड एक काम को 12, 15 और 18 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सभी का सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तभी तो काम आएगा। एक का 12 है, वाई का कितना है, 15 है, और सी का कितना है, 18 का, जेड का। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 180। कितना बार में जाएगा, 12 से डिवाइड, 15 बार में जाएंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएंगे, और 18 से 10 बार में जाएंगे। अब निकाल लीजिए, टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें टोटल आपको कितना हो जाएगा,
180 आया है और इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37 होगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.32/37। क्या किया यहाँ पे, सभी का काम करने का समय दिया हुआ था और 3 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों को एक साथ काम कराने के लिए तीनों को लगा दिए, तीनों का एलसीएम निकाले तो कितना आया, 180 आया। अब 12 से डिवाइड करेंगे 180 में कितना आएगा, 15 आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 180 में 12 आएगा और 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। टोटल काम कितना है, 180 काम है। और कितना हो गया, कितना कितना काम करेगा, तो टोटल 37 काम होगा एक दिन में। एक दिन में कितना काम होगा, 37 काम। तो 180 में 37 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 4 सही 32/37 आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। 88 क्या कह रहा है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और पहले 135 डिग्री क्या हुआ, विपरीत दिशा में जाता है। एंटी क्लॉकवाइज की चर्चा हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज की चर्चा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें कितना कर रहा है, 135, और क्लॉकवाइज में यह कितना जा रहा है, 180। कितना जा रहा है, 180। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 45 डिग्री। पहले वह देख किधर रहा था, तो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर देख रहा है, उत्तर पश्चिम। तो इधर देख रहा है उत्तर पश्चिम, और 45 डिग्री आगे घूमेगा तो कहां पे आ जाएगा, पूरी तरह से उत्तर पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, उत्तर पे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। क्या किए, एक एंटी क्लॉकवाइज दिया था 135 और क्लॉकवाइज कितना दिया था, 180। 180 में 135 को माइनस कर लेंगे, पहले 45 डिग्री आया और वह व्यक्ति उत्तर पूरब की ओर देख रहा था, तो सॉरी पश्चिम की ओर देख रहा था, तो 45 डिग्री आगे घुमाएंगे तो कितना पे आ जाएगा, पूरी तरह से उत्तर में देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। यह यूनान, एथेंस यूनान में हुआ था। यह आप विविध का क्वेश्चन है आपका, अगर पढ़े होंगे आप लोग विविध, तो आपको प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था, यूनान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 में क्या पूछ रहा है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित, फुटबॉल से। सुब्रतो कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। 91 क्या कह रहा है, 91 में कह रहा है जर्मनी की अधिकाधिक अधिकाधिक मुद्रा क्या थी। तो जर्मनी की मुद्रा क्या है जी, यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरो। जर्मनी की मुद्रा क्या थी, यूरो। क्वेश्चन नंबर 92 पे आएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है। यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। 93 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1952 में अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, 1952 में किया गया था। कुछ कुछ स्टैटिक जीके भी आता है जो कि आपको याद रखना होगा। ये आपका इंग्लिश आ गया जिसमें आप लोग को महारत्न हासिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोग खुद से बना लेंगे। 99 आपका 95 नंबर, 95 में क्या है, तू डाल डाल मैं पात पात। हिंदी का क्वेश्चन है जी। मैं, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा, पेड़ पर चढ़कर खेलना। क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, चालाकी का जवाब। अच्छा अच्छा, तो डाल डाल मैं पात पात का मतलब क्या होगा, चालाकी का जवाब। ये सब इस्तेमाल खूब किया जाता है, ज्यादातर गांव देहात में देखने को मिलता है। चालाकी का जवाब चालाकी से देना है। क्या हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सब सभी साची किसका पर्यायवाची शब्द है जी, यह अर्जुन का है। किसका है, अर्जुन का है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महर्षि का संबंध विग्रह किससे था। महाजोड़ ऋषि, इसका संधि विच्छेद करना है। क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका हो जाएगा महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 98 आपका इंग्लिश दिया हुआ, आप लोग अच्छे से जानते हैं, अब आप लोग तेज हैं। इसमें कितना नंबर हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। तो हम लोग तीसरा नंबर सेट को देखें। अभी यह सेट यूनिटेरिया का हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जो आपका प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद ये समाप्त होने के बाद हम लोग दूसरे बुक पर आएंगे। इसलिए इसको लगातार आप लोग बने रहें इस वीडियो पे, और ऑफलाइन वाले भी बच्चे लगातार आप लोग टेस्ट देते रहें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।